इस टॉपिक में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, आप लोगों में से 12th में किसी का इकोनॉमिक्स था? 11 12th में किसी का नहीं? ठीक है, अगर होगा भी तो आपने पढ़ा होगा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन सब चीज के बारे में। ठीक है, वो सारा चीज हम लोग इस नेशनल इनकम के टॉपिक के अंदर में कवर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, हमारी स्थिति बहुत बुरी थी। बहुत बुरी मतलब बहुत ज़्यादा बुरी, लोगों के खाने के लाले पड़े हुए थे। 1943 में हमारा फैमिन आया था वेस्ट बंगाल में, अगर आप लोगों को पता हो तो। इकोनॉमिक प्लानिंग को योजना कहते हैं, ठीक है, नियोजन, आर्थिक नियोजन, जो हिंदी मीडियम है उनके लिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो आपको पता है बंगाल में अभी भी उनके पास जो गोभी होता है, हम क्या करते हैं, गोभी की सब्जी बनाते हैं, गोभी का भुजिया बनाते हैं। बंगाल में लोग गोभी के पत्ती का चटनी बनाते हैं, उसके जड़ों को उबाल के कुछ बनाते हैं, उसका सूप बनाते हैं। तो वो गोभी का एक कण नहीं छोड़ते, उनसे सारी चीज़ें बनाते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम आप मास्टर शेफ का क्लास थोड़ी चल रहा है, आप हमको गोभी के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बंगाल की स्थिति इतनी खराब थी, जब वहाँ पे फेमिन आया था तो इतनी ज़्यादा खराब थी कि उनको जो मिलता था वो उससे कुछ ना कुछ बनाने का कोशिश करते थे, उसको लंबे समय तक टिकाने का कोशिश करते थे कि अगर गोभी के फूल की सब्जी बनी है तो उसके पत्ती की चटनी बनेगी। ठीक है, क्योंकि खाने को था नहीं। तो ऐसी स्थिति थी हमारी जब हम आज़ाद होने वाले थे। अगर आप दादी वादी से भी सुनेंगे तो वो बोलते थे कि वो लोग इकड़े की सब्जी बनाते थे ताकि वो ग्रेवी एटलीस्ट मिल सके राइस के साथ। तो जब इतनी गरीबी थी और हमारा कंट्री नया नया आज़ाद हुआ था, तो हमारे कंट्री के दिग्गजों ने बोला प्लान करके चलते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको यूपीएससी निकालना है, आप बीपीएससी निकालना है। जैसे कल मैं आई और मैंने इन्फ्लेशन पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, आप भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज। तो इसी वजह से किसी भी चीज़ को अचीव करना हो तो पहले प्लान बनाना होता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग में हुआ। तो हमारे देश के कुछ बड़े दिग्गजों ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन बनाया। ठीक है, उस प्लानिंग कमीशन में वो एक चीज़ उठाते थे, एक टॉपिक उठाते थे, एक मुद्दा उठाते थे। आप लोगों ने वो कहावत सुना होगा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो किसी एक मुद्दे को पहले उठाइए जो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सिलेबस है तो इसी एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसको कंप्लीट करिए 10 दिन के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब एक दिन में पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ भी ना घुसे। तो सेम चीज़ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया का भी मोटिव था कि अगर फर्स्ट प्लानिंग आई 1950 में, हमने मुद्दा उठाया एग्रीकल्चर, क्योंकि लोगों को क्या थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, जैसे मैंने बोला। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस चीज पे था कि कैसे हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। सारा चीज हम ऐसे करेंगे कि पहले एटलीस्ट लोगों को खाने को कुछ मिले। ठीक है, आप घर पे जाइएगा, आपके जो भी बुजुर्ग होंगे उनसे पूछिएगा इस बारे में कि स्थिति तब की कैसी थी। ना तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा था कि अगर बिहार में कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो हम वहाँ तक पहुँचा दें, किसी और स्टेट में पहुँचा दें। प्लस अगर महामारी आ जाती थी तो पूरा का पूरा गांव उड़ जाता था। तो अगले बार के प्लानिंग कमीशन में ये मुद्दा होता था कि इससे रिलेटेड जो भी हमें नुकसान हुआ है इसको हमें ठीक करना है। तो ये हमारे प्लानिंग कमीशन का एम होता था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, प्लानिंग कमीशन ने पहला एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो बोलते हैं कि मुझे कितना, हमें कितना अचीव करना है, तो 2.1 का उन्होंने रखा था कि हमें 2.1 अचीव करना है। पर उन्होंने अचीव कितना किया था, 3.4 या 3.5, अगर मेरा डेटा गलत हो तो प्लीज़ बोलिएगा। तो वो उन्होंने अचीव किया था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक कंट्री जो नया नया आज़ाद हुआ है, जिसे लूटा गया है, अगर वो पहले प्लानिंग में कुछ सोचते, अगर आप सोचते हैं कि एक महीने में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन आप उससे ज़्यादा कर लेते हैं, उससे ज़्यादा सीख लेते हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है। तो ये फर्स्ट प्लानिंग का था जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। जब अब एग्रीकल्चर थोड़ा सा सही में आ गया तो सेकेंड में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री पे आ गए। तो ऐसे ऐसे करके हमारा प्लानिंग 12 प्लानिंग कमीशन तक चला, 12 5 ईयर प्लान तक चला, पंचवर्षीय योजना जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, किसी को पता है? नीति आयोग आ गया। 12 5 ईयर प्लान कैंसिल हुआ, उसके बाद क्या हो गया, नीति आयोग आ गया कि अब हम प्लानिंग कमीशन को नहीं रखेंगे, अब हम नीति आयोग को रखेंगे, वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर प्लानिंग कमीशन अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करता था कि सच में हमें जो ग्रोथ करना है हमने वो किया है। यानी आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते थे, जैसे कि अभी कोविड हुआ तो हो सकता है अगर हमारे पास प्लानिंग कमीशन होता तो
उसका नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन का मेन मुद्दा ये हुआ है कि जो भी कोविड से रिलेटेड नुकसान हुआ है उसको कैसे सुधारना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के अंतर्गत, जिसके अंदर 12 5 ईयर्स प्लान्स हुए हैं, सब 5-5 साल का योजना होता था। एक बार ही कैंसिल हुआ था जो 3 ईयर्स के टर्म में जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब ये प्लानिंग कमीशन कैंसिल हुई थी। ये चौथा टॉपिक है इन्फ्लेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत टॉपिक के बारे में, कोई भी दिक्कत? ये चौथा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में कल हम लोग पढ़े ही, मुद्रास्फीति कि कैसे चीज़ों का प्राइस बढ़ता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ये हम लोग इन्फ्लेशन के अंदर पढ़ेंगे। अब आता है मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कैसे होता है भाई ये बैंकिंग के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, एसबीआई में जाके आप लोगों ने सुना ही होगा, लंच के बाद आइएगा, सुने हैं? और ये एसबीआई की बात नहीं, आप किसी भी बैंक में जाइए ना, मतलब वो ऐसे ट्रीट करेंगे सच में लंच के बाद आइएगा, ठीक है। तो लेकिन बैंकिंग हमारे इकोनॉमी का बहुत अभिन्न हिस्सा है। आपको अगर मैं बता दूं, ये दो टॉपिक जो है ना, ये मानिए ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं आपके जेब में कितना पैसा होगा। आप माने या ना माने, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, जो इसके हेड कौन होता है? आरबीआई। ये हमारा क्या होता है? फाइनेंस कमीशन। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि आपके जेब में कितना पैसा होगा, इकोनॉमी में कितना पैसा होगा। अगर ये पिताजी हैं तो ये हमारी माता जी हैं, लेकिन माता जी बहुत एम्पावर्ड है, ये पिताजी की बात केवल सुनती नहीं है। जब पिताजी के पास फंड खत्म हो जाता है तब ये जाते हैं आरबीआई के पास कि भाई इमरजेंसी है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो माता जी ऑब्वियसली गुस्सा हो जाती है कि मैंने इतने दिन से सेव करके रखा, तुम वॉर करके आते हो, कहीं से कुछ भी आते हो और तुम कहते हो कि मेरे इमरजेंसी फंड को यूज करो। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आरबीआई और फाइनेंस कमीशन, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन चलते रहती है, और ये दोनों ही मिलके हमारी इकोनॉमी को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? और आरबीआई के गवर्नर? ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। आरबीआई के गवर्नर कौन है, डिप्यूटी गवर्नर कौन है, कैसे उनका काउंसिल बनता है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इनका अपना मॉनेटरी कमीशंस होता है जिसके अंतर्गत ये डिसाइड करते हैं। मैंने क्या बोला, ये दोनों ही मिलके डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी कैसे चल रही है ना। ये भले ही ये गवर्नमेंट है, इनके पास सारा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के आगे गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं चलता है, वैसे ही मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, आरबीआई है। आरबीआई के पास अगर गवर्नमेंट जाती भी है तो वो इक्वल होता है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई कुछ कम है या गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ जो होता है, मनी एंड बैंकिंग और फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्या क्या करती है और मॉनेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ये इस पर क्या क्या करती है। पहला नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, ये सब आप लोगों को कुछ भी याद है? पहला बैंक कब हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था, ये याद है? कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? हाँ, उसके बाद भी आपका 1935 में आपका आरबीआई आया था, फिर उसका भी नेशनलाइजेशन हुआ, फिर एसबीआई आया। ऐसे बैंकों को मर्ज क्यों करते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा? बैंक को मर्ज क्यों करते हैं, या बैंक को हटा, नया कौन सा बैंक है जो मर्ज हुआ है? ठीक है, यूनियन बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुआ, ठीक है, इनको मिला के एक बड़ा बैंक बनाया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर सके, कवरेज दे सके। बैंक का दो काम होता है, अगर मैं आपसे पूछूं बैंक का क्या दो बेसिक क्या काम है, आप मुझे क्या बताएंगे? क्या, अगर मैं आपसे पूछूं बैंक दो चीज करती है, क्या करती है? आप बैंक के पास जाते हैं, आप दो काम के लिए ही बैंक के पास जाते हैं, मुझे लगता है। बैंक में गए हैं आप लोग कभी? पापा तो भेजे ही होंगे डांट के। हाँ, बैंक दो चीज करती है, एक डिपॉजिट लेती है, दूसरा आपको लोन देती है।
अक्सर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या डिफरेंस है। पोस्ट ऑफिस आपको लोन नहीं देती, डिपॉजिट वो भी लेती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका भी होता है, ठीक है। तो बैंक का, और यही दो चीज़ से वो पूरे इकोनॉमी को कैसे चलाएगी, सिर्फ यही दो काम तो करेगी, ये हम लोग पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर हुआ। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। स्कैम 1992 किसी ने मूवी देखी है? हर्षद मेहता वाली देखिए, कैसी मूवी, अच्छी मूवी है, ठीक है। वैसे ही सहारा से रिलेटेड भी मूवीज बनी है। तो ये हमारा एक अलग मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट, जो बैंक और गवर्नमेंट से अलग होता है। आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, बियर एंड बुल सुना होगा, डिवेंचर शेयर्स वगैरह के बारे में आप सुन, डिवेंचर डिविडेंड सुना होगा, शेयर के बदले में हमें क्या मिलता है और डिवेंचर के बदले में हम लोग क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये मार्केट का अलग सेक्टर को देखती है। अगर आपने निफ्टी के बारे में सुना होगा, बॉम्बे सेबी के बारे में सुना है, सेबी उसको हैंडल करती है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को। जैसे आरबीआई बैंकिंग को मैनेज करती है, वैसे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को हैंडल करती है। जब अच्छा से अच्छा जब मार्केट क्रैश हो जाता है ना, लोग सुसाइड पे सुसाइड करते रहते हैं। सेम चीज अमेरिका की इकोनॉमी में भी हुआ था, क्योंकि लोग अब उसमें बहुत ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, क्योंकि उन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मार्केट ऊपर उठेगा तो उन्हें 100% 200% रिटर्न मिला, और वो मिलता भी है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, जिसको कंट्रोल कौन करती है? सेबी का फुल फॉर्म क्या बताया अभी? ठीक है, उसके हेड कौन है अभी? ठीक है, कोई बात नहीं, आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। नहीं, मुझे भी नहीं पता। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को भारतीय वित्तीय व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बता रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता, आप बताएंगे तो मुझे भी पता हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। एस जयशंकर सबको पता है। अच्छे से अच्छा कंट्री, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कंट्री, जब ट्रेड की बात आती है तो वो डिप्लोमेट हो जाते हैं। बड़े से बड़े दुश्मन, मैं बता रही हूँ, चाइना और अमेरिका बड़ा से बड़ा दुश्मन है, उनके बीच में टैरिफ वॉर अभी चल रहा है। टैरिफ समझते हैं आप लोग? टैरिफ पता है टैरिफ क्या होती है? उनके बीच टैरिफ वॉर अभी चल रहा है, बट फिर भी उनके बीच ट्रेड होता है। तो अच्छे से अच्छा कंट्री, बड़े से बड़ा कंट्री जो चाहता है कि वर्ल्ड पे उसकी मोनोपोली हो, वो भी अपने दुश्मन के साथ ट्रेड करता है। समझ में आया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए फायदेमंद होता है, जिसको हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट, जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड मिल्क का बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है। इंडिया है, इंडिया भी मिल्क का बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है। पता है कितने रैंक पे? सेकंड रैंक पे, ये पता है मेरे को, ठीक है। तो लेकिन फिर भी दोनों आपस में ट्रेड करेंगे, क्यों? इंडिया तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, वो चाहे तो नहीं करेगा, क्यों करेगा है? न्यूजीलैंड चाहे तो नहीं करेगा, बट फिर भी वो आपस में ट्रेड करने का सोचते हैं, क्योंकि ट्रेड कहीं ना कहीं दोनों को फायदा करता है। टैरिफ वॉर अभी आपको पता है, इंडिया और यूएस और चाइना का। यूएस ने इंडिया के ऊपर भी लगाया, धीरे धीरे करके उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो अटैकिंग मोड पे आने पे भी बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। इंडिया चाइना को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करता है, फिर भी आधे से ज्यादा चीजें हमारे घर में चाइनीज होती है। और हो भी क्यों ना, ठीक है, हो भी क्यों ना, जब वो सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं तो क्यों ना, उनको फायदा हमारे कंट्री से हो रहा है, जबकि हमें इतना नुकसान है उस कंट्री से, फिर भी उन्हें फायदा हमारे कंट्री से हो रहा है। आपने दिवाली के टाइम पे सुना होगा, जो हम इमोशनल जो भी मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि नहीं आप ज़्यादा से, और यूज़ करनी भी चाहिए, यूज़ करनी भी चाहिए हमें, पर हमें साथ में ये भी देखना चाहिए कि वो कंट्री जो हमारे साथ शुरू हुई है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड कर गई है अपने ट्रेड में, कि एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग है चाइना भी ट्रेड के मामले में। हमारा एग्रीकल्चर में है, हम मानते हैं कि हम कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम, आपको क्या लगता है कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे वर्ल्ड में? कितना परसेंटेज? फिर भी क्या लगता है? 100% में कितना है? अंडर 10। हाँ, अंडर 10, अंडर 10 भी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अंडर 10 भी नहीं है, ये अराउंड 2 to 3% है,
2.4%। तो जब हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारी इतनी सारी योजनाएं होती हैं जो कृषि से रिलेटेड होती हैं, तो फिर क्यों हमारे जो कृषि उत्पादक ही हैं उन क्यों नहीं उसको हम लोग ट्रेड कर पाते हैं? हाँ, बहुत सारे रीजन है, सिर्फ एक मॉडर्न फार्मिंग का रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, करप्शन है, बिचौलिए हैं, बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। तो इनोवेशंस नहीं है हमारे यहाँ पे। आप जाओ तो बीच में आपको इतना जो लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, बाबूज लोग जो बोलते हैं, इतना सारा आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है। अभी आपने किसी मिनिस्टर का वो सुना होगा जो जिन्होंने शार्क टैंक के जो जजेस है उनको उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं इनोवेशन के नाम पे, सिर्फ स्विगी बना रहे हैं, डिलीवरी बना रहे हैं, इनोवेशन कहाँ है? तो उनको बहुत अच्छा रिप्लाई आया था कि जब हम कोई भी इनोवेट करने जाते हैं तो हमें इतने सारे लीगल प्रोसीजर से जुड़ना पड़ता है। आप कोई भी काम इंडिया में ऐसे ही नहीं कर सकते, आपको हर ऑफिस में जाना पड़ता है। एक ऑफिस में जाइए, वहाँ आपको 3 घंटा वेट कराएगा, 3 घंटा तो खैर छोड़ो, 3 दिन वेट कराएगा, वहाँ पे भी करप्शन। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है कि कोई उसमें घुसना नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ेंगे? फॉरेन ट्रेड के बाद ट्रेड में पढ़ेंगे। क्या डिप्लोमेसी है हमारी, हमारा क्या स्थान है वर्ल्ड में, ये पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कुछ भी, हिंदी इंग्लिश कुछ भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। उसके बाद ये आता है पॉवर्टी इन इंडिया, हमारा फेवरेट। क्योंकि अगर कहीं भी आप किसी भी देश में इंडिया के बारे में अगर कुछ पूछने जाते हैं, जो फॉरेन यूट्यूबर्स आते हैं, मुंबई के स्लम्स में चले जाएंगे, हमारे ऐसी स्थिति में चले जाएंगे और दिखा देंगे कि हम लोग बहुत गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, हम गरीब हैं। अगर इंडिया का 40% वेल्थ जो टॉप 10% है, जो इनइक्वालिटी है इंडिया का अगर इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है हमारे गरीब होने का। धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, पर अभी भी पॉवर्टी है। पर पॉवर्टी एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी है। रिलेटिव मतलब समझते हैं? कंपेयर करना। अगर एक रिक्शा वाला को आप देखेंगे, उसके लिए टेम्पो वाला अमीर है, समझ रहे हैं? टेम्पो वाले के लिए उससे जो ऊपर है बस वाला अमीर है। तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर आपके किसी दोस्त के पास लैपटॉप है तो आप सोच रहे हैं कि वो रिच है, ठीक है, जबकि तो पॉवर्टी का मेजर्स करने का भी अलग अलग तरीका होता है। एब्सोल्यूट मेजर्स होता है, रिलेटिव मेजर्स होता है, हेड काउंट होता है। क्योंकि पॉवर्टी सिर्फ इनकम के टर्म्स में नहीं होती है, रिसोर्सेज के टर्म्स में भी होती है, फ्रीडम के टर्म्स में भी होती है, ठीक है। सिर्फ लड़कियों के फ्रीडम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके फ्रीडम की भी बात कर रही हूँ। कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कि आप इतने फ्री हैं कि इंडिया में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो पॉवर्टी इससे रिलेटेड चीज़ भी होती है इसमें, ठीक है। जैसे कि एक अमर्त्य सेन की ही थ्योरी थी कैपेसिटी करके। अमर्त्य सेन जानते हैं आप लोग? अमर्त्य सेन को इकोनॉमिस्ट है, तो क्यों, मतलब क्या उनके बारे में इतना फेमस है? उनको नोबेल प्राइज मिला था, उनको ये सब जानिए कि उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने एक कैपेसिटी थ्योरी दी थी कि अगर ठीक है कोई इंसान है जो क्रिपल है या जिसका पैर काम नहीं करता, आप उसको साइकिल दे दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा उसको? नहीं, आप उसको कार छोड़िए, आप उसको मोटरसाइकिल दे दीजिए। तो अगर आपको कोई रिसोर्सेज दिया जा रहा है तो आप उस केपेबल भी हैं या नहीं है, आपके पास वो कैपेसिटी है भी कि नहीं है कि आप उस रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी के अंदर ही आ जाता है कि आप, गरीबी सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होती है। अगर आप कोई फ्रीडम नहीं ले सकते, आपकी कोई अपनी चॉइस नहीं है, आपको क्या लगता है किसी को हैप्पीनेस किस चीज़ से मिलता है? टॉपिक से भटक नहीं रहे हैं, ये सारे इकोनॉमिस्ट की ही हम बात कर रहे हैं। किसी को अगर मैं आपसे पूछूं आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है, तो आप क्या बोलेंगे? आपके पास पैसे हैं पर आपको फ्रीडम नहीं है कि आप खर्च कर सकें। किसी को भी खुशी सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीडम से मिलती है कि उसका जो चॉइस है वो उसको परस्यू कर सके। आपको बीपीएससी करने का शौक है या आपका ये चॉइस है, हो सकता है किसी का नहीं हो, किसी को फोटोग्राफर बनने का मन हो, है ना, 3 इडियट मूवी देखी आपने, किसी को सिंगर बने। पर आपके पास क्या इतना फ्रीडम है? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज इतने कम है कि आप कोई भी चाहोगे कि पहले मुझे नौकरी मिल जाए,
ठीक है, अपने अपने घर का पेट पालू, फिर देखूंगी कि मेरे शौक क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो कैपेसिटी होना ज़्यादा जरूरी। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी जिसको बोलते हैं, निर्धनता, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा टॉपिक है जिसको बोलते हैं ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट। HDI के बारे में सुना है? PQLI, GHI, हैप्पीनेस इंडेक्स। जब इसके बारे में सुना है तो इन सब के बारे में क्यों नहीं सुना? क्योंकि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, अभी सुने, कोई बात नहीं, सुन तो लिए। क्योंकि हैप्पीनेस लोगों के लिस्ट में सबसे लास्ट में आता है कहीं ना कहीं, इसीलिए तो शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना है, बाकी की चीज के बारे में नहीं सुना। HDI के बारे में सच में आप लोगों को कुछ नहीं पता? हाँ, इंडिया का रैंकिंग क्या है? 167, 132 होगा या तो 133 होगा। ठीक है, इससे पहले 131 था। ठीक है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे मापदंड होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे मापदंड होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ये सारे मापदंड पे ये डिसाइड होता है कि आपका कंट्री कितना डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। हमारा रैंक इसमें हमेशा 132, 133, 134, 131 पे आता है। इतने पीछे आते हैं हम लोग हमेशा। चाइना का रैंक नहीं पता हमको, इतने पीछे हम लोग आते हैं हमेशा। ठीक है, हमसे आगे ही है, हमसे आगे ही है, इतना बस पता है मुझे। एग्जैक्ट रैंक मुझे नहीं पता, अगर आप देख सकते तो आप भी सर्च करके आप मुझे भी बता दीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा रैंकिंग। और जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम पाकिस्तान से कंपेयर करके खुश हो जाते हैं, बांग्लादेश से कंपेयर करके खुश, जो उससे भी नीचे उसके, अरे उनसे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, चाइना को हम देखते नहीं है। यूरोपियन कंट्री की तरफ तो खैर हमारी नज़र भी नहीं जाती है। फिनलैंड वगैरह जो हमेशा नंबर 1 पे होती है, हमेशा टॉप, उसकी तरफ हमारी नज़र भी नहीं जाती है। ठीक है, और हम खुश हो जाते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इन सब से कंपैरिजन करके। 75 कितना ज़्यादा आ गया सोचिए। 133, 32, 33 इसमें हम रहते हैं, इसमें हमारा क्या है 75 है। ठीक है, मुझे ये टॉपिक पढ़ाना नहीं था, मुझे बस स्ट्रक्चर, इसलिए मैं एग्जैक्ट रैंक आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ, जब बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, अभी बस मैं आपको एक ढांचा बता रही हूँ कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना। ठीक है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में कुछ अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट जो होता है वो बोलते हैं इसको। क्योंकि अगर इतनी सारी योजनाएं चलती है, 5 योजना का नाम बताइए अगर मैं आपसे पूछूंगी। नारी नारी शक्ति हुआ, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी कुछ कुछ योजनाएं होती है। इतनी इतनी मतलब भरी पड़ी हुई है, अगर आप जाओगे देखोगे तो 600 के अराउंड कई योजनाएं हैं जिसको कैटेगराइज किया गया है। इतनी सारी योजनाएं भरी पड़ी है। उद्देश्य क्या है उन सारी योजना का? हाँ, आवास योजना सुन लिए। उद्देश्य क्या है? ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट। रैंकिंग क्या है? तो इतनी सारी योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उन तक पढ़ा, जैसे मिड डे मील हो गया। मिड डे मील में क्यों अब आप देखिए कि बच्चों को पढ़ाने के लिए इसलिए बुलाया ताकि तुम आओ खा सको। मतलब ठीक है, मैं इस योजना को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे हमारी स्थिति इतनी खराब है वहाँ अगर खाने के लिए भी आके बच्चे पढ़ लें, लेकिन आप देखेंगे उसमें भी घोटाला होता है, उसमें भी घोटाला होता है। अभी अगर वहाँ का जो चावल होता है वो वहाँ की जो अथॉरिटी है वो उठा के ले जाती है। वो जो सिस्टम है, जो उनका सिस्टम है, उनका एक मेन्यू तैयार होता है कि आप बच्चों को अंडा देंगे नहीं तो केला देंगे। केले का पैकेट तो पड़ा हुआ है अथॉरिटी के घर पे, तो बच्चे खाएंगे कहाँ से? तो इस तरह की योजनाएं क्यों हुई? ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन न्यू है किसी चीज़ के डेवलपमेंट का। तो ये सारी योजनाएं हुई। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। बच्चों को इतना सब पढ़ा दो,
उसके बाद रोजगार है ही नहीं, तो बच्चे वहीं गांव में हैं, जो भी खेती है या जो भी मजदूरी है वही कर रहे हैं। ठीक है, दिहाड़ी का भी रेट नहीं पता है हमको कितना दिहाड़ी है, पर 500 रुपए है शायद। शहर में तो 500 है, गांव में 350 रुपए और कम है। उसमें भी लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर आप जैसे कि आप शहर में देखें, अभी सुन लीजिए इधर, अगर आप शहर में जाएं तो सुबह सुबह आप देखेंगे तो सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर खड़े रहते हैं कि कोई आए, उनको उठाए और काम करने के लिए लेके जाए। अगल बगल के गांव से आते हैं। सोचिए कि नीचे लेवल पे भी बेरोजगारी इतनी ज्यादा, हमारा तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, हम तो मेहनत कर करके ऊपर उठ उठ के इतना आएंगे, फिर भी रोज, अभी आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आप 10 एग्जाम देंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी तक नहीं टिकेंगे, आप 10, आप जो भी एग्जाम होगा ना, आप वो देने का कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे मिल जाए जॉब, कि मुझे कम से कम नौकरी मिल जाए। इतनी ज्यादा, कुछ बोला ठीक है। तो ये चीज हम लोग एम्प्लॉयमेंट, इसको तो पढ़ने में अच्छा लगेगा क्योंकि अभी बहुत हॉट टॉपिक ये चला हुआ एम्प्लॉयमेंट, और हमारी दूरदर्शा भी यही है, सबसे ज्यादा रिलेट भी हम लोग इसी से करेंगे। पर ये रीजन से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेजर्स का यूज होता है, ठीक है, जैसे वीकली लेवल पे भी होता है, मंथली लेवल पे भी होता है, और आपका जो सालाना होता है उस लेवल पे भी होता है। बहुत तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। कुछ ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि 1980s में सरकार पकड़ पकड़ के लेके जाती थी लोगों को कि नौकरी कर लो, अब पकड़ पकड़ के भगाती है, नहीं है नौकरी, ठीक है। अब अगर आप देखे होंगे कि कोई चपरासी का भी पोस्ट होता है तो उसमें इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं, राजस्थान, और उसमें भी सिलेक्शन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, उसमें भी। तो ये कहीं ना कहीं, और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ लोगों की नहीं होती है, ठीक है, रिसोर्सेज की भी होती है, रिसोर्सेज जिसको संसाधन बोलते हैं उसकी भी होती है। अगर आपका ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उससे आपको कोई आय नहीं आ रही है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है किसका, उस रिसोर्सेज का भी, ठीक है। तो अगर हमारे देश में कुछ ऐसा रिसोर्स है जो अनयूज्ड हो रहा है, अगर शायद हम उसको यूज़ करते तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता, हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा बढ़ता, तो वो किस में आ जाएगा, वो भी एक तरीके का अनएम्प्लॉयड चीज़ आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। और कृषि, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बिहार में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी बहुत फेमस है? उससे पहले की जो योजना आई थी उसमें किस योजना की बात की गई थी, किससे रिलेटेड? मिलेट्स। आलिया भट्ट ने इंटरव्यू में बोला कि मैं आटा और चावल खाती ही नहीं हूँ क्योंकि इसमें ग्लटन होता है, तो हम क्या खाएंगे, ज्वार, बाजरा, और वो क्या होता है जो हमारी मम्मी लोग तीज के एक दिन बड़ुआ, रागी, जिसको रागी बोलते हैं, रागी, ये सब आता है किसमें, मिलेट्स में। अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर का कोई भी रील उठाइए, हम आटा नहीं खाते, हम गेहूं नहीं खाते, हम क्या खाते हैं, हम ये खाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी एक्टर एक्ट्रेस का भी निकाल दीजिए तो क्या खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं। और आप दादी नानी से बोलेंगे तो वो बोलेंगे हमारे यहाँ जो गाय वाय होता था हम उसको देते थे, मक्का हम उसको देते थे, ठीक है। पर अभी ये मिलेट्स जो है ये चला, इसके पीछे सरकार भी काम कर रही है, jैसे कि हमारे बिहार में फॉक्सनट है, मखाना है, गवर्नमेंट तरह तरह की सब्सिडी देती है या इनकरेज करती है फार्मर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मखाने को प्रोड्यूस कर सके। वैसे एक सिक्की घास करके भी है बिहार में, सिक्की घास करके भी है, जिसको शायद एक्सपोर्ट, जिसका बाहर भी करने की बात की जा रही है। तो हमारे बिहार में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया तो छोड़िए, जिसको हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ हमारा रिसोर्सेज हुआ। इतने दिन से मखाना क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा था? मिलेट्स जब हमारे यहाँ हो सकता था तो उसको क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा था? समझ में आ रहा? तो ये भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आएगा। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम सब पढ़ेंगे, जो भी रबी क्रॉप होता है, खरीफ होता है, सीजन्स के हिसाब से होता है। एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट एमएसपी रखती है, जो फार्मर्स वाला आंदोलन हुआ था, किसी को याद है?
कॉन्बिचौलियो से लेके क्या क्या हुआ था, वो सारा चीज, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में, मैंने बताया कितना कंट्रीब्यूशन है, 2.1 से 2.5 इसी के बीच में होगा, ठीक है, यही परसेंटेज इसी के 2.2 होगा या 2.3 होगा, इतना ही हमारा। तो जब हम कृषि प्रधान देश हैं तो हमारा एक्सपोर्ट इतना कम क्यों, बाकी चीजें हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर वाली चीजें हमारी कम एक्सपोर्ट हो रही है। ये सारे चीजों को हम ध्यान देंगे और ये भी देखेंगे कि हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं। आपने एक देखा होगा कि एक किसी के बारे में, मुझे स्टेट का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने अपने 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के अपने खेत में या बागान में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी, ठीक है, स्टार्टअप शुरू किया था, अब वो बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी वो करोड़पति, उनका अपना एक बिजनेस हो गया। सेम चीज़ एक टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक करके होता है जो आटे बेचते हैं, आटा वो नहीं जो आशीर्वाद होता है या ये होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ऐसे मिलावटी की शिकायत सुनने को आती है। तो उनका भी जो क्या बोलते हैं जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा। तो जहाँ हमारे बिहार के बच्चे खेती को छोड़ के नौकरी की तरफ जा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं बाहर के लोग जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कुछ है जिनका अपना खेत है वो इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। मेरे बगल में भी एक भैया थे, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के, पर उनका हो नहीं पाया था, चल नहीं पाया। तो ऐसे कई लोग हैं जो ट्राई करते हैं फिर भी छोड़ते। तो अगर आपके पास भी अगर खेत हो, रिसोर्सेज हो, क्योंकि खेत एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो कृषि है वो, तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि आप उस कृषि को अपने पिताजी को या जो भी उनको बताइए कि इस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें हमें ज़्यादा फायदा है, ठीक है। हम उस पर मिलेट्स यूज़ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये सारी चीज़। अब इंडस्ट्री हो गया, इसके अंदर नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न, बिहार में कितनी इंडस्ट्री है? बिहार एग्रीकल्चर, लेकिन बिहार में इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के अगल बगल का इलाका होता है ना, अगर आप जमशेदपुर गए हो 10 साल पहले 20 साल पहले, जो भी इंडस्ट्री के अगल बगल का इलाका होता है वो बहुत प्रॉस्पेरस होता है, अगर आप देखेंगे तो, मतलब उनकी कॉलोनी होती है। मैं उस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जैसे अगर सीसीएल है तो सीसीएल की अलग कॉलोनी है, उनका अलग से स्कूल है, उनका अलग से स्कूल है, उसके एम्प्लॉय के बच्चे जब उस स्कूल में पढ़ते हैं उनको कम फीस देना पड़ता है, उनका घर अपना खुद का होता है, मात्र 10 या 20 रुपए का क्वार्टर का उनका चार्जेस होता है। तो लोगों की खुशी तो बढ़ेगी ना, उनको तो टेंशन ही नहीं है कि मुझे अगर मैं 40,000 कमा रहा हूँ तो मुझे 15,000 रेंट दे देना, ये नहीं है कि उनको आलिशान क्वार्टर मिलता है, पर मिलता तो है, रहने के लिए तो किसी को भी 2 कमरा ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का असर होता है इंडस्ट्री का। बिहार में इंडस्ट्रीज है, मान के चलिए जितना हमारा क्षेत्र है या उसके हिसाब से नगण्य है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं, या एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा पर और भी हो सकता है, समझ रहे हैं, और भी हो, हमें इस चीज़, मैं कह रही हूँ कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें इंडस्ट्रीज पे भी फोकस, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देती है वो चीज़, समझ रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनका जो पेमेंट का या सब चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, एक प्रोस्पेरस लाइफ आपको दे सकती है, ठीक है। उड़ीसा में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है, अब लोग यहाँ से उड़ीसा जा रहे हैं, बिहार में है हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज इतना कम है, हमारे यहाँ नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाले कॉलेजेस इतना कम है। अगर आप छोटे शहर में, आपको बाहर जाना ही पड़ता है, आप बाहर जाएंगे, आप महीने का 5,000 6,000 रुपये अपने हाथ में रखिए, ठीक है, गार्जियन अफोर्ड नहीं, खैर अब तो बहुत अच्छा चीज़ हो गया कि ऑनलाइन सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। IMF, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को मैनेज करती है, ठीक है। ये देखती है कि कहीं कोई कंट्री कुछ ज़्यादा, मतलब ऐसा टैरिफ वैरिफ तो नहीं कर रही है, तो वो उसमें बीच में आती है, हस्तक्षेप करती है। और जैसे यूएन हो गया, यूएन किसके लिए है? हेल्थ के लिए है। WHO भी है, यूएन का भी एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलग से, यूनाइटेड नेशंस है, वो अफेयर्स को भी मैनेज करती है। हाँ, WTO आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पहले गैट हुआ करता था, मैं देख लूँगी यूएन के बारे में।
हाँ वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, यूनिसेफ हो गया, हाँ सॉरी यूएन को मैं WTO समझ रही थी, हाँ यूनिसेफ हो गया, ये सारा चीज़ें हो गया। तो ये सारे अफेयर्स को मैनेज करती है। कोविड के टाइम पे उनका शक्ल याद होगा हम लोगों को, अभी तक दिमाग में उनका शक्ल घुसा हुआ होगा, जिनका हमेशा इंटरव्यू होता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओ अच्छा छूट गया, अच्छा हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी इकोनॉमी एक ढांचे पे खड़ा होता है, उस ढांचे पे क्या होता है, हेल्थ होता है, ठीक है, आपका एजुकेशन होता है, जैसे रोड वगैरह हो गया, ये सोलर मिशंस वगैरह हम लोग सुनते हैं, या वो जो क्या स्मार्ट सिटीज़, ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ की बात हुई थी, कितने सारे स्मार्ट सिटी बनेंगे, या जो रोड्स के अलग अलग मिशन आते हैं, कोई भी रोड का कोई योजना बताइए, नितिन गडकरी साहब का। अटल मिशन किससे रिलेटेड था कुछ, तो जो भी आपका रोड वगैरह से भी रिलेटेड सब कुछ जो होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, ठीक है, एक ढांचा है जिसके ऊपर हमारा देश चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जब बाहर से कोई भी आता है ना तो हमको दिखाना यही होता है कि देखो हमारा रोड कितना अच्छा है, देखो हमारे बिल्डिंग्स कितने बड़े हैं, ठीक है, बगल के धारावी को छुपा दिया जाता है, उसको पर्दे से लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू मिल गया, कैसे होता है ये, ओवरव्यू मिल गया ये पूरा का पूरा, समझ में आ गया कि हमको पढ़ना क्या है। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कुछ भी इससे रिलेटेड, नहीं तो हम क्वेश्चन पूछेंगे फिर कल से रिलेटेड। कल हमने जो इन्फ्लेशन पढ़ा था उससे रिलेटेड, कोई खड़ा होकर हमको इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बताइए। आप लोगों ने 3 इडियट देखा है? नहीं, वो राजू की मम्मी का एग्जाम्पल नहीं दे रहे हम फिर से। उसमें जब उनके जो प्रोफेसर रहते हैं उनका नाम क्या रहता है, वायरस, हाँ वायरस, वायरस जब पूछते हैं मशीन क्या है तो बोलता है ये मशीन है, ये पंखा चल रहा है, ये मशीन है, तो बोलते हैं वेयर इज द डेफिनेशन, ठीक है। तो अब मैं भी पूछ रही हूँ आपसे, वेयर इज द डेफिनेशन, कोई तो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन बताइए। हाँ देख के, हाँ देख, आप मत ऐसे भी आप बता दीजिए कि इन्फ्लेशन होता क्या है, एक एक करके, हाँ हाँ ठीक है। सर्विसेज भी अच्छा किया इन्होंने, सर्विसेज भी यूज किया। सर्विसेज मतलब आप लोग समझते हैं, समझते तो होंगे सर्विसेज को, ठीक है। अब आप बताइए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कुछ तो बताया था मैंने इन्फ्लेशन के बारे में। हाइपर इन्फ्लेशन, रेट बताइए क्रीपिंग का, आप बताइए, आप आपके बगल वाले, हाँ क्रीपिंग इन्फ्लेशन का क्या बताया था रेट, हाँ, और क्रीपिंग और गैलोपिंग के बीच में क्या था, वॉकिंग इन्फ्लेशन था। और आरबीआई ने क्या लिमिट सेट करके रखा हुआ है, इन्फ्लेशन कितना से कितना होना चाहिए, तो ये तो 4 में ही +2 ± होना चाहिए, 4 में ही समझे, यानी 2 to 6, अगर मान लीजिए 4 to इतना 2 to 4 ± हो गया। तो बोला था ना कि मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई होती है वो हमारी माताश्री होती है, वो और पिताश्री मिलकर डिसाइड करते हैं कौन सी चीज कितनी होगी, आपके जेब में पैसा कितना होगा, तो आपके जितने भी जेब में पैसा वो कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका, आपके मम्मी पापा का ही है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी को कोई टॉपिक में दिक्कत, कुछ भी, या कल से रिलेटेड किसी टॉपिक में दिक्कत, इकोनॉमिक्स बोरिंग लग रहा है कोई बात नहीं, अभी और बोरिंग लगेगा ठीक है। अगर आप उसको नहीं रिलेट करेंगे डे टू डे फेनोमेनन से तो आपको इकोनॉमिक्स और ज़्यादा बोरिंग लगेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी पढ़िए, अगर रास्ते में निकल रहे हैं
तो देखिए ऑटो वाले से कितना प्राइस पहले लेता था, अब कितना लेता है, कुछ खा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को एनालाइज कीजिए कहाँ बना है, कैसे बना है, हमारे पास आते आते तक उसका प्राइसेस क्या हो गया, क्या न्यूमेरिकल्स, हाँ समझ सकते हैं हम न्यूमेरिकल्स के बारे में। पर पहले अगर आप प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा ना किसी चीज़ को, न्यूमेरिकल्स में तो और आपका जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का उसमें न्यूमेरिकल्स है भी नहीं। अगर आप वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, पाई डायग्राम ये सब तो बहुत ही मतलब अगर कोई आपको सरल तरीके से बताए तो आप समझ लेंगे। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ग्राफ का उम्मीद करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आंसर्स में भी ग्राफ बनाते हैं तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है उसको फिर से ध्यान दीजिए। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लियर है ना, इन्फ्लेशन ही पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे टर्म्स कल हमने पढ़े थे, इन्फ्लेशन पढ़ा था, इन्फ्लेशन निकालते कैसे याद है, कैसे निकालते हैं, फिर से बता दें, ठीक है। देखिए उनको फिर से, भाई साहब अरे यार, ठीक है, उनको फिर से रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन्होंने पूछा था, कोई रिपीट करेगा मेरे साथ, तो करो, यस मैम, नहीं रिपीट करना है, बताया क्या था वो रिपीट करो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था कि अगर 2022 में किसी प्रोडक्ट का दाम 5,000 है और 2023 में अगर उस प्रोडक्ट का दाम 5,500 हो गया तो इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग करंट ईयर का लेंगे, ठीक है, करंट ईयर में क्या हुआ बोलो, 5,500 क्या होता है, 5,500 जैसे कोई टर्म नहीं होता है, ठीक है, इतना भी इकोनॉमिक्स में पैसा नहीं घुसाना है कि 5,500। और यहाँ पे क्या था, x-1 था, याद है, यानी x-1 यानी प्रीवियस ईयर, पिछले साल कितना था, ठीक है 5,000 था, 5,000 में इसमें कुछ मत ऐड कर देना। और नीचे में क्या था, बेस ईयर या प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये था। इधर क्या था 100, 100 तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो, मेरा तो दिमाग से ऊपर है। तो ये यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, ठीक है, हो गया, अब समझ गया हम। ये कितना आया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना आया, किस, ये कौन सा काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग है, वॉकिंग है, वॉकिंग सही है इकोनॉमी के लिए नहीं, ठीक है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई डेंजर है, संभल जाओ, ठीक है। ये अब दिक्कत होगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने में, 550, 500 नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत कुछ भी, कोई मेरे को बताएगा डिफ्लेशन क्या होता है, क्या लिखा हुआ है डिफ्लेशन, कोई बताएगा, आप बताएंगे डिफ्लेशन क्या होता है, जब प्राइसेस कम होने, जो मुद्रास्फीति में वो डिसइन्फ्लेशन में आएगा, जब प्राइसेस कम होने लगे, ठीक है, प्राइसेस बढ़ने की जगह प्राइसेस, बहुत खुश हैं आप, प्राइसेस कम होने लगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। एक फिर से कल आपको एग्जाम्पल दिए थे, आज फिर हम आपको एग्जाम्पल देंगे। पहलगाम का हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि वहाँ क्या चलाते, कुछ स से कुछ नाम होता है जो वो लोग चलाते हैं, नाव जैसा जो होता है, सिम नहीं क्या है ये, क्या कह रहे हैं, वो फिर से वही आ जा रहा है, अच्छा ठीक है हम ऐसे ही बोलते हैं,
ये रिमूव होगा क्या? अच्छा वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो, थैंक यू, ये भी कहीं ना कहीं कैपेसिटी बताता है कि अगर कोई यहाँ होता है जिसको पता नहीं होता इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये भी एक तरीके की पॉवर्टी ही होती। इस तरीके से चीज़ों को समझने का कोशिश करिए डेली बेसिस पे, समझ में आया? तब जब भी आपसे अगर कोई पूछेगा अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट या कैपेसिटी का क्वेश्चन, दिमाग से निकलना नहीं चाहिए आपके। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो एग्जामिनेशन में अगर सामने वो वर्ड भी आए तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैम ने कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बताया था। तो ये डिफ्लेशन है कि जब प्राइसेस कम होने लगते हैं। तो जो कश्मीर के लोग हैं वो जो नाव चलाते हैं जिसमें वो लोगों को घुमाते हैं, ठीक है, हाँ क्या बोले आपने? हाँ शिकारा, हाँ ये सही कह रही है, शिकार। तो समझिए कि पहले लोग आते थे वहाँ पे, ठीक है, पहले लोग आते थे वहाँ पे, ये एक स्टैंडर्ड मान लीजिए प्राइसेस मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं हूँ, तो 500 चार्ज करते थे, ठीक है, जो भी 100 क्या 1000-2000 लोग आते थे। अब वहाँ पे 10 लोग भी नहीं पहुँचेंगे तो क्या ये 500 चार्ज करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। तो वहाँ पे सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं प्राइसेस कम होने लगेगा, ठीक है। तो डिफ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी प्राइसेस बढ़ने की जगह प्राइसेस घटने लगे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके पीछे भी रीजंस होता है। प्राइसेस लेस देन 0% का मतलब ही होता है कि वो जब घटने लगे, तो वो होता है डिफ्लेशन। जैसे इन्फ्लेशन समझ में आ गया हम लोगों को, वैसे डिफ्लेशन भी हो गया, ठीक है। कोई डिफ्लेशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन बोलता है तो क्या बोलते हैं कि प्राइसेस बढ़ता है। जब डिफ्लेशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? प्राइसेस घटता है तब। अब कोई डिसइन्फ्लेशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? मैम पढ़ाई ही नहीं है तो कैसे कुछ बोलेंगे? डिसइन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन का रेट घटता है, इन्फ्लेशन का जब रेट घटता है, मान लीजिए कि 4% इन्फ्लेशन था, ठीक है, उसका जब रेट घटने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब प्राइस, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन इज स्टिल देयर, बट उसका रेट घट रहा है। मान लीजिए कि अगर आपका 10% इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन का रेट घट के हो गया 8%, ठीक है, तो इन्फ्लेशन का रेट घटा है, प्राइसेस नहीं घटी है। प्राइसेस किस में घटती है? डिफ्लेशन में घटती है। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट घटा है, उसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइसेस दैट इज स्लोइंग बट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। प्राइसेस बढ़ रही हैं क्योंकि 6% इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन ही है। ऐसा नहीं है कि प्राइसेस घट रही है या हमारी स्टेबल है, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट घट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसइन्फ्लेशन। अब उसके, हाँ, जब घटते 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 जाएगा तो वो क्या डिफ्लेशन तक भी आ सकता है, 6% हो, उससे भी कम, उससे भी कम। जैसे कि ठीक है, अभी आएगा ऐसे, अच्छा पेन ये, हाँ ठीक है, इससे ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके कंट्री का इन्फ्लेशन था 6%, ये मैक्सिमम लिमिट है जो हमारी आरबीआई तय की है, ठीक है। कि अगर 6% से ज्यादा गया मतलब मामला खराब है, अब डेंजरस है। अब ये 6% से घट के आ गई 5.5%, क्या हुआ? ये डिसइन्फ्लेशन हुआ, बट इन्फ्लेशन इज स्टिल देयर। आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ आप नहीं बोलेंगे। और यही अगर ये घटते घटते मान लीजिए कि 2% पे आ गया, ठीक है, या फिर उससे भी कम आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन, कि हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था उससे भी प्राइसेस अब कम होने लगे। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, इट इज ऑपोजिट ऑफ रिफ्लेशन, विच इज, रिफ्लेशन बाद में पढ़ेंगे, शुड एट डिसइन्फ्लेशन इफ द प्राइसेस आर हाई बट नॉट अदरवाइज। मतलब जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो तो गवर्नमेंट का एम ही डिसइन्फ्लेशन। डिस का मतलब ऐसे भी जो चीज़ होता है उसको काटना होता है। हिंदी में अगर बोले तो इसको विस्फीति बोलते हैं, इसको अपस्फीति बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में कीमतों की वृद्धि की दर में जो धीमी हो रही है लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये जानना जरूर, अगर आपसे सवाल पूछ दे
कि डिसइंफ्लेशन में कीमतें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। तो ये सब आपको रीजनिंग में ध्यान देना होगा। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको एग्जामिनर कैच करता है कि आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़े हैं, उस चीज को समझे भी हैं कि नहीं है, क्योंकि अब सवाल आपसे डायरेक्ट कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, हम आपको कह रहे हैं। ठीक है, हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसमें पूरा सेंटेंस दिया होता है, उसका रीजनिंग दिया होता है, उसके दो रीजनिंग, उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से आपको बताना होता है ए बी का रीजन है कि नहीं, बी ए का रीजन से। आपके यूपीएससी में भी सवाल अब ऐसे आने लगे। तो कॉन्सेप्ट जानना, उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ हाँ, देखिए इसमें ये ऐसे, ये मेरा पीडीएफ, इसमें जो ये ऐसे लेस देन 0% का, ये मतलब समझिए कि प्राइसेस अगर आपका लेस देन 0% का, तो ऐसे भी मतलब है ना कि वो चीज़ घट रही है, आप समझ रहे, तो उसमें भी आपकी था, तो वैल्यू ऑफ मनी आपका क्या होगा, घटने ही लगेगा। सॉरी, क्या बोला था आपने? हाँ, देखिए वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज नहीं करेगा। देखिए डिफ्लेशन को तरीके मैंने जो एग्जांपल दिया उससे समझिए कि प्राइसेस आपकी घट रही है, वो अच्छी वाली घट नहीं रही है। वैसे हम नहीं बोल रहे हैं कि आप इन्फ्लेशन में थे तब डिफ्लेशन में आ रही है, वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ। बोल रही जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस है उससे नीचे घट रही है, समझ में आया? उससे नीचे घट रही है, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी। इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है आपको, या यहाँ के बैठ जाइए अगर दिख रहा है तो, जो हिंदी में वो हिंदी में नोट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ मनी इन, देखिए इसके बीच आप डिफ्लेशन का बस एक रीजन लिखिए, व्हेन प्राइसेस स्टार्टेड फॉलिंग, क्योंकि डिफ्लेशन का भी बहुत सारे रीजंस होता है, तो किस रीजंस की वजह से डिफ्लेशन हुआ है वो हम देखेंगे। ठीक है, उससे वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है या उसके वजह से हम लिखेंगे। आप डिफ्लेशन के बारे में बस इतना लिखिए, व्हेन प्राइसेस स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, और ये हम आपको कल बता देंगे उसका रीजंस पढ़ के। लिख लिया आपने? लिखिए, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन दोनों का लिखिए। डिफ्लेशन, अगर आपसे सवाल में अगर आ जाए कि क्या वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज करता है तो आप हाँ बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको नकारेंगे नहीं। वैल्यू ऑफ मनी अगर मॉनेटरी टर्म्स में हम देखें, नॉमिनल टर्म्स में, तो वैल्यू ऑफ मनी सच में इंक्रीज कर रहा है, उसको हम नकारेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे के रीजंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा है कि क्या आपका वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज कर, आप हाँ बोल देंगे। ठीक है, लेकिन एसएसएल रीजनिंग्स में आएगा तो आपको दिमाग, लिख लिया आप लोग? आपने लिखा? दिखाइए। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है, फोटो आप लिख लिए, और डिफ्लेशन डिसइंफ्लेशन भी लिख लिया, डिसइंफ्लेशन भी लिख लिया आपने? हाँ, इलेबोरेट कर दे? अच्छा, वो पता है कितना इलेबोरेट होता है घर पे फोटो खींचने के बाद? हम भी एस्पिरेंट ही हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं। ठीक है, इतने भी हमको भी पता है वो कितना। कल देखेंगे आपका इलेबोरेशन हम, और आप ही आके समझाएंगे यहाँ पे इलेबोरेट करके जो आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने लिख लिया तुमने लिख लिया डिसइंफ्लेशन लिखा? अच्छा, फोटो सब सब फोटो क्लिक किया आप लोगों ने? ठीक है, और मेमोरी तो उसमें है ना, जो ड्राइव में है ना, ड्राइव में है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि उड़ जाएगी? फिर नहीं बताएंगे हम?
फिर मत बोलिएगा कि चली गई मोबाइल की जो भी मेमोरी जाती है, नहीं कोई बात नहीं, बता देंगे हम तब भी, लेकिन लिख लेंगे तो नोट्स लिखना आपको, फिर आंसर राइटिंग करना ही आपके लिए ही वो अच्छा होगा। आगे बढ़े या कल पढ़ाएंगे? अभी तो बोल दीजिए हाँ ठीक है मैम आगे बढ़ जाइए। चलिए ठीक है, हो गया। तब आगे जो जो पढ़ाने वाले वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? उसका फोटोज मत क्लिक करिएगा, या कर लीजिएगा, पढ़ के आइएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक कर लिए? हो गया? आप लोगों ने लिखा या फोटोज? ठीक है, लिखना शुरू करिए, अच्छी बात है फोटो क्लिक कर रहे हैं, पर जब ज्यादा हो तब फोटो क्लिक करिए ना। अगर एक छोटा सा डेफिनेशन है उसको लिखने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये सारी चीजें हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे, स्टैग्फ्लेशन पढ़ाएंगे, ये भी एक टर्म्स होता है, ये ओपन और ओपन सप्रेस, ये भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होता है, ठीक है? एक ये थोड़ा थोड़ा करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोशिश करिएगा, अगर आप लोग खुद से पढ़े तो सवाल आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अच्छा सवाल करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है, उसके क्या क्या मेजर्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा इन्फ्लेशन को सुधार, मॉनेटरी मेजर्स से, ये क्या हो गई? मॉनेटरी मेजर्स, आरबीआई, माताश्री, फिस्कल मेजर्स, ये हो गए गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये दोनों मिलके कंट्रोल करती हैं कि इन्फ्लेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है? उसका भी एक अलग से चैप्टर बताएंगे और इसमें भी बता देंगे। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछिए, नहीं हो रहा है तो ठीक है। चलिए हो गया, थैंक